अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज यूनिट 2 में जो एमडीकेट के एमसीक्यूज़ आते हैं एनोड रेज, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इसके मुतालिक किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। नंबर 1, एनोड रेज वर फर्स्ट डिस्कवर बाय, तो ये यूजेन गोल्डस्टीन, बी नंबर ऑप्शन। अगर इसके जगह पर कैथोड रेज होता तो फिर जो है विलियम क्रॉक्स, वो ऑप्शन ठीक होता। और ये जो है एनोड रेज हैं, तो नंबर ये यूजेन गोल्डस्टीन, इनको याद रखें। फिर है एनोड रेज आर आल्सो नोन एज, एनोड रेज को पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है, पॉजिटिव रेज। और ये एनोड की तरफ से ट्रेवल करते हैं कैथोड की तरफ, तो इनको एनोड रेज भी कहा जाता है। इनके अलावा इनको कैनाल रेज, ये नाम भी दिया जाता है कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों कहा जाता है? इसलिए कि कैथोड में, यानी पहले ये एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व नहीं होते थे, लेकिन जब कैथोड में कैनाल बनाए, कैनाल नैरो पाथवे, तो ये इससे जो है पास होते थे और यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में ऑब्जर्व होते थे, तो इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। इनके अलावा द चार्ज टू मास रेशो ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज का चार्ज टू मास रेशो जो है क्या होगा? तो ये डिपेंड करेगा कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस लिया है। ऑक्सीजन का अलग आंसर होगा, हाइड्रोजन का अलग आंसर होगा। और ये चार्ज टू मास रेशो जो है, चार्ज यानी अगर पॉजिटिव +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है सेम है, 1.602 × 10⁻19 कूलम। और मास जो है आप केजी में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, यानी जो आपके पास ग्राम में उनका जो मास होगा उनको हम चेंज करेंगे। पहले आप उनको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, यानी सपोज़ आपके पास O2 पॉजिटिव ये हैं, तो आपके पास ये मोलर मास इनका है 16 मोलर मास है, और ये O2 फॉर्म में है, सपोज़ ये एटॉमिक फॉर्म में है इस तरह 16। तो पहले हम 16 इनके मास को ग्राम पर मोल को ये हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास यहाँ पर एक एटम का जो है मास आएगा ग्राम में। और फिर इस आंसर को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर किलोग्राम में इनका आंसर आएगा एक एटम का। तो इस मास से ये आंसर जो है, यहाँ से इनको जो है हम डिवाइड करेंगे, तो आपके पास चार्ज टू मास रेशो ऑफ एनोड रेज ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा गैस मौजूद है। तो ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस यूज़, कि कौन सा गैस यूज़ किया है। नाइट्रोजन का आंसर अलग होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब सारे गैसेस का जो है आंसर मुख्तलिफ होगा। लेकिन अगर इसके बजाय ये द चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज, तो कैथोड रेज किसी भी एटम से, जब कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन जब ये निकलेगा तो ये किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होते हैं, तो कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशो ये कांस्टेंट होगा। कैथोड रेज इनका जो चार्ज टू मास रेशो होगा वो इनके लिए कांस्टेंट होगा। लेकिन ये एनोड रेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो एनोड रेज ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा गैस लिया है। यानी नाइट्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ रहा हो एनोड की तरफ और ये पॉजिटिव बन जाए, इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, तो इनका चार्ज और मास जो है वो तो सबके वो कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर सबका मास मुख्तलिफ है, तो सबका जो है आंसर मुख्तलिफ आएगा। तो ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस यूज़, कौन सा गैस यूज़ किया है उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा। एनोड रेज है क्या? एनोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन। ये आपके पास गैसियस आयन है डिस्चार्ज ट्यूब में, ये आपके पास कैथोड, परपोरेटेड कैथोड, ये इनकी तरफ जाएंगे और यहाँ पर जो है
एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये आपके पास स्ट्रीम है पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन का, यानी आपके पास किस केस में अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो सिर्फ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, अगर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है तो सिर्फ प्रोटॉन वहाँ पर जो है फिर जाएंगे, न्यूक्लियस जाएगा। लेकिन बाकी जो गैसियस गैसेस है उसके पास और मज़ीद इलेक्ट्रॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। तो ये असल में आपके पास पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन का एक स्ट्रीम होगा। The highest charge to mass ratio of anode rays is obtained when the discharge tube contain, discharge tube में कौन सा गैस होगा जिनका चार्ज टू मास रेशो सबसे हाई हो। तो देखिए ये चार्ज टू मास रेशो की जो वैल्यू है, यानी जैसे जैसे आपके पास m ये बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो चार्ज टू मास रेशो का आंसर जो है वो कम होगा। तो और आपके पास हाईएस्ट वैल्यू कब आएगी, जब मास कम होगा। तो सपोज़ आपके पास अगर हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन का मास सबसे कम है तो आंसर सबसे ज़्यादा आएगा। तो चार्ज टू मास रेशो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह 2 नंबर पर ये नाइट्रोजन का 14 मास है, इनका 16 मास है। तो 2 नंबर पर ये होगा, 3 नंबर पर ये होगा। तो जब मुख्तलिफ गैसेस आपको दिए जाए तो आप मास नंबर के लिहाज से अरेंज कर दें, जिसका मास सबसे ज़्यादा हो उनका चार्ज टू मास रेशो कम होगा, और जिसका चार्ज टू मास रेशो मास कम हो तो उनका चार्ज टू मास रेशो हाई होगा। तो एनोड रेज मुख्तलिफ गैसेस के लिए इनका मुख्तलिफ आंसर होगा। लेकिन जब कैथोड रेज का ज़िक्र हो तो वो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो तो सबका चार्ज और उनका मास जो है सेम होगा। तो कैथोड रेज के लिए चार्ज टू मास रेशो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन गैस ये मौजूद है, बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। फिर है अकॉर्डिंग टू द प्लेन्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट एनर्जी पैकेट या डिस्क्रीट पैकेट कॉल्ड क्वांटा, और क्वांटम सिंगुलर, क्वांटा प्लूरल, और इनके अलावा एनर्जी पैकेट भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ नाम है इनके, फोटोन का नाम जो है ये भी देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेन्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, एनर्जी पैकेट, डिस्क्रीट पैकेट, क्वांटम, फोटोन। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ गिवन बाय द रिलेशन, यानी प्लेन्स क्वांटम थ्योरी का एक फोटोन का, एक क्वांटम का जो एनर्जी है उनका क्या इक्वेशन था, ये आपके पास है E = h न्यू। ये V नज़र आए लेकिन ये है न्यू, न्यू लैटिन वर्ड है न्यू, ये फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। और ये जो टर्म है इनको कहा जाता है म्यू। तो न्यू अगर इनके, तो ये ए नंबर ऑप्शन सही है, और इनको चेंज करके ऐसे भी आ सकता है कि E = h न्यू के बजाय न्यू जो है फ्रीक्वेंसी C ओवर लैम्डा इनके बराबर है। तो अगर यहाँ पर हम C ओवर लैम्डा लगा दें तो ये इस तरह का ऑप्शन भी सही होगा। इसमें अगर हम मज़ीद चेंजेस करेंगे तो आपके पास ये HC, और हम यहाँ पर ये इनको इस फॉर्म में लिख दें 1 ओवर लैम्डा। तो ये 1 ओवर लैम्डा जो है ये वेव नंबर के बराबर होगा। तो अगर इन इक्वेशन के बजाय इस तरह आ जाए कि HC वेव नंबर, तो ये फार्मूला भी ठीक है। तो इन तीनों फार्मूला को जो है फार्मूलाज को आप याद रखें कि HC वेव नंबर, E = HC लैम्डा, और ये E = h न्यू। ये तीनों फार्मूला जो है सही है। बाकी जो ये वाले हैं इनका प्लेन्स क्वांटम थ्योरी के साथ जो है कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट कैरीज द यूनिट ऑफ, प्लैंक कांस्टेंट का जो है क्या कौन सा यूनिट होगा। तो आपके पास इनका जो फार्मूला है E = h न्यू। तो आप h को
न्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर दे तो आपके पास H इक्वल टू यूर न्यू है फ्रिक्वेंसी, तो E का यूनिट है आपके पास जूल, और यहाँ पर है सेकंड इनवर्स फ्रिक्वेंसी के लिए, या पर सेकंड, या इस तरह लिख दे 1/सेकंड, और इनको आप ऊपर शिफ्ट कर दे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जूल सेकंड ये आ जाएगा। तो जूल सेकंड, ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये ठीक है, जूल सेकंड। अच्छा जी, इनके अलावा द न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है जो प्लैंक कांस्टेंट है H, तो उनके लिए वैल्यू 6.626, इनको याद रखिए, 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ए नंबर ऑप्शन इस वैल्यू को याद रखिए, ये इनकी वैल्यू है 6.625 भी आता है 626 10⁻⁻34। Planck's quantum theory was originally proposed to explain ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये गलत है, ये अलग चीज़ है। एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा ये अलग चीज़ है। द कॉम्पटन इफेक्ट ये भी अलग है। तो आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनको जो है ये एक्सप्लेन करता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रोपोज टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी आपके पास अगर आप मेटल हीट ऑफ कर दे उससे जो रेडिएशन निकलते हैं, या आपके पास ब्लैक बॉडी से ब्लैक कलर का सरफेस है, उनको आप हीट अप करेंगे तो कुछ देर के बाद वो भी जो है रेडिएशन रिलीज़ करेगा। हीट होने के बाद उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। तो और जितना इनको गर्म करेंगे तो उनसे जो एमिटेड रेडिएशन होगी उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्राइमरली डिटरमिन द, तो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। एक तो क्वांटम नंबर के ऊपर जब MCQs आता है तो इनके जो क्वांटम नंबर है और इनके जो फार्मूलाज हैं और ये जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसको आप पहले तरतीब के साथ याद रखें। आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एनर्जी लेवल मीन ये आपके पास यानी ऑर्बिट या शेल। अब इसके अंदर जो है क्या होगा, तो वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इससे हम एक्सप्लेन करते हैं एनर्जी लेवल, तो इसके साथ लगा दे सब एनर्जी लेवल, ये n को एक्सप्लेन करता है। और फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बाद इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाकी क्वांटम नंबर इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर आपको ये मालूम हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन क्वांटम नंबर यही है तो बाकी आप डिटरमिन कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये आपके पास L के बराबर है और ये इनका फार्मूला होगा 0 to n-1। अगर आपको n मालूम हो तो तभी आप L मालूम कर सकते हैं क्योंकि इसके फार्मूले में n यहाँ पर मौजूद है। नंबर 3 फिर है प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब शेल के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल्स, यानी ये आपको K, L, M, N इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके अंदर क्या होगा, सब एनर्जी लेवल, ये क्या होते हैं जो आपके पास S, P, D, F ये चीज़ें, ये सब एनर्जी लेवल है। इनके अंदर आपके पास ऑर्बिटल्स का नाम जिसे देते हैं, यानी इसको आप सब ऑर्बिट कह दे या ऑर्बिटल। P में जो है आपके पास PX, PY, PZ और इसी तरह D में जो है DXY, DYZ, DZX। तो ये चीज़ें जो है ये आपके पास ऑर्बिटल्स है, ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जब आपको L मालूम हो तो आप जो है M मालूम कर सकते हैं और M का फार्मूला होगा कि आपके पास आप 0 से इनको एक्सपेंड कर दे +L तक और -L तक। तो ये तीनों फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। इससे आप जो है मालूम कर सकते हैं कि सब एनर्जी लेवल, अगर इनकी वैल्यू दी जाए कि सब एनर्जी लेवल कितने हैं
तो आप इससे मालूम करेंगे। इसी तरह अगर एल की वैल्यू गिवन हो तो आप ऑर्बिटल्स मालूम कर सकते हैं एम से। तो ये आपको ऑर्बिटल मालूम करने में, ये एल जो है सब एनर्जी लेवल मालूम करने में और एन जो है एनर्जी लेवल मालूम करने में हेल्प करेंगे। तो नंबर 1, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्राइमली डिटरमिन। तो हमें ऑलरेडी पता है ये किस चीज़ के बारे में बात करेगा, ये साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। आपके पास जो ऑर्बिटल तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ऑर्बिट आना चाहिए सिर्फ। शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ द ऑर्बिटल, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कहा जाता है, यानी एम से हम मालूम करते हैं, और ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो साइज एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल के बजाय ये जो है ऑर्बिट कर दे या एनर्जी लेवल कर दे। तो आपके पास अगर n 1 हो तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा ये के पार्शियल है, n 2 हो तो ये l के बारे में बात कर रहा है, n 3 हो तो ये l के बारे में बात कर रहा है। तो इनका भी पता चलता है, और जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ये के एल एम एन, तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी जो है बढ़ेगी, क्योंकि अगर इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए कि एम से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एस एन से, तो किसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, तो इनके लिए, क्योंकि इनका एनर्जी पहले से कम है तो इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। ये न्यूक्लियस का ग्रिप जो है इनके ऊपर ज़्यादा है, और ये न्यूक्लियस से दूर मौजूद है, इनके ऊपर जो है थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर होगी इनको रिमूव करने के लिए। तो ये हमें एनर्जी और साइज़ के बारे में, और हमें ये भी पता है कि फर्स्ट शेल जो है ये स्मॉलर होगा, फिर इससे दूसरा लार्जर, फिर थर्ड, फोर्थ, इसी तरह इनका साइज़ बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। For given value of n, the azimuthal quantum number L can take value, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको n की वैल्यू गिवन हो तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर L को किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो अभी हमने ये फार्मूला आपको लिखवाया था कि L जो है 0 to n-1, तो ये यहाँ पर ये मौजूद है, ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है L, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l इनके बराबर है। और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेंगे, ये ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट का जो है इंफॉर्मेशन देगा या सब एनर्जी लेवल का इंफॉर्मेशन देगा, यानी SPD एफ के बारे में बताएगा, इनका जितने नंबर आएंगे। फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल आर, एल की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो याद रखिए इसके फार्मूले से कि आपके पास इनकी जो वैल्यू होगी, हम n से जो है 1 को माइनस करते हैं, तो हमेशा l की वैल्यू जो है ये लेस होगी n से, या n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी l से, न ये l के बराबर आ सकती हैं, ये भी गलत होगा, और न जो है इस तरह हो सकता है कि l की वैल्यू कम हो एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो ये दोनों कंडीशन जब आप MCQs अटेम्प्ट करते हैं तो इन बात को नंबर 1 मद्देनज़र रखिए कि l की वैल्यू हमेशा कम होगी n से। अब जो है आपके पास n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस फार्मूले में रखेंगे इसको कि आपके पास l इक्वल टू 0 to n-1, आपके पास ये 0, और ये डायरेक्ट अक्सर नोट्स गाइड में 2 नहीं होता, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट n-1 लगा दें, 0 से लेकर n-1 तक, तो वही वहाँ तक जो है आप सारे जो है डिजिट्स आप लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 to n की वैल्यू 3 और ये 1 फार्मूले का आया। आप जो है 0 यहाँ पर 2 आ रहा है तो हम 2 तक जाएंगे, बाकी अपनी तरफ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 आ रहा हो तो मैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह फिर लिखूँगा। तो इसमें ये ऑप्शन जो है 0, 1, 2, बी नंबर ऑप्शन ये करेक्ट है। अगर n की वैल्यू 4 होता
तो मैं यहाँ 3 तक जो है लिखता, फिर ये वाला ऑप्शन जो है सही होता। तो ये लाजमी 3 फार्मूले लिखे, याद रखिए क्वांटम नंबर के ऊपर लाजमी जो है 2-3 MCQs एमडीकेट में जो है शामिल होते हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप सिर्फ M भी लिख सकते हैं, ML भी लिख सकते हैं। डिटरमिन द, अभी हमने जिक्र किया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज़ के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आर्बिटल के बारे में, यानी S, Px, Py, Pz, Dxy, Dyz। तो ये और ये इनका जो है फार्मूला है कि आप 0 से लेकर प्लस और माइनस L तक उस वैल्यू को जो है एक्सपेंड कर दे, 0 से लेकर जो वैल्यू L की आएगी तो आप प्लस माइनस फॉर्म में लिख दे। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज़ के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल नहीं, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये L का काम है। ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड स्पेस, अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जितने डायरेक्शन में ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन शो करते हैं तो उससे हम ये कहते हैं कि इसमें इतने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो आपके पास ये C नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हमें ऑर्बिटल का किस तरह पता चलेगा कि जब एटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हो तो उनके इलेक्ट्रॉन जितने डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो करते हैं उतने उसमें ऑर्बिटल होते हैं। तो ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें सब ऑर्बिट कितने मौजूद है। तो ओरिएंटेशन का मतलब, उससे हम क्या मतलब लेंगे कि इसमें सब ऑर्बिट की क्या तादाद है, जितने डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन शो करेंगे उतने उसमें ऑर्बिट होंगे, तो सब ऑर्बिट होंगे। तो ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, यहाँ पर ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल इसके बारे जो है डिफरेंशिएट नहीं किया है, सब में ऑर्बिटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड स्पेस या द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनके बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन देता है। और आपके पास ये असल में इलेक्ट्रॉनों की ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जितने डायरेक्शन में ओरिएंटेट करेंगे उतने ही ऑर्बिटल होंगे। फॉर L2 a d subshell the total number of orbital is L, जब ये आपके पास जब L की वैल्यू ये 0 के बराबर होगी तो ये S के बारे में ज़िक्र कर रहा है, और जब ये P 1 के बराबर हो तो ये L 1 के बराबर हो तो ये P के मुतालिक बात करेगा, और जब L आपके पास 2 के बराबर हो तो ये D के मुतालिक। इसी तरह अगर L 3 हो तो ये F के मुतालिक। इसी तरह जब मज़ीद और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होंगे तो हम कहेंगे कि L अगर 4 के बराबर हो तो ये G के मुतालिक ज़िक्र करेगा। तो इस वैल्यू को भी याद रखें कि L 0 हो तो ये इसके मुतालिक बात करता है, ये इनके लिए है। और इन सब को हमने किससे डिराइव किया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये तीनों क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनको डिराइव किया है इस वैल्यू को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और फोर्थ नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इनका जो है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है तीनों से, वो सिर्फ जो है हमें क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये तीन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव है। तो L अगर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल फिर कितने होंगे। तो L आपके पास 2 है तो L को 2 जो है यहाँ पर हम एक्सपेंड कर देंगे, तो आपके पास m इक्वल टू ये -L 0 और ये +L, तो आपके पास 0 1 2 और इस साइड पर -1 -2, तो आपके पास ये 5 डिजिट्स आ गए। तो ये dxy dyz dz² या dzx dx² y² dz², ये 5 ऑर्बिटल d में जो है ये मौजूद होंगे। फॉर L2 a d सबशेल, L अगर 2 है तो ये d सबशेल को डिनोट करता है, और इसमें ऑर्बिटल की तादाद जो है
ये 5 होगी। तो इस नंबर से हम मालूम करते हैं कि कितने डिजिट्स यहाँ पर आते हैं। द शेप ऑफ एन dz² ऑर्बिटल इज, dz² का शेप किस तरह होगा? डम्बल शेप, टू लोब along the z axis with a collar and the xy plane। तो आपके पास ये जो dz² है, dz² z एक्सिस के ऊपर होगा और इसके बीच में ये टोरस शेप, कॉलर लाइक शेप, डोनट शेप इनको कहा जाता है। और यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मौजूद होगी, ये भी याद रखें। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी dz² में यहाँ पर मौजूद होगी कॉलर लाइक शेप में। तो बी नंबर ऑप्शन आपके पास डम्बल शेप्स, अगर ये कॉलर लाइक शेप नहीं होता तो फिर डम्बल शेप होता पी की तरह, लेकिन इसमें ये कॉलर लाइक शेप या टोरस शेप या डोनट शेप ये पाया जाता है। तो टू लोब्स मौजूद हैं along द z एक्सिस के ऊपर विथ ए कॉलर एंड द xy प्लेन। आपके पास ये z एक्सिस हुआ और बाकी जो आपके पास ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y और x पर ये कॉलर लाइक शेप जो है ये मौजूद हैं। तो यहाँ पर द शेप ऑफ एन dz², ये आपके पास ये इनका ये शेप होगा। यहाँ पर है डबल डम्बल, तो बाकी जो आपके पास ऑर्बिटल है वो डबल डम्बल होते हैं डी के, लेकिन सिर्फ वाहिद ये dz² है जो डबल डम्बल नहीं है, इनको भी याद रखें। क्लोवर लीफ डबल डम्बल के लिए यूज़ होता है। क्लोवर लीफ जो है लीफ है प्लांट का, छोटा सा प्लांट है, उनमें जो है 4 पत्तियाँ इस तरह से लगी होती हैं। तो इनको क्लोवर लीफ भी कहा जाता है, डबल डम्बल भी कहा जाता है। A p orbital possesses how many nodal plane या angular nodes? नंबर 1 नोडल प्लेन या नोड्स क्या है? नोड्स ऑर्बिटल का एक अपोजिट टर्म है। ऑर्बिटल उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी जहाँ पर मैक्सिमम हो उस जगह को ऑर्बिटल कहा जाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो उसको जो है नोड कहा जाता है। नोड के 2 टाइप्स एक्सप्लेन किया जाते हैं, एक एंगुलर नोड और दूसरा रेडियल नोड या नोडल प्लेन भी इनको कहा जाता है। तो ये याद रखिए कि एंगुलर नोड या नोडल प्लेन जो है ये किसी सब ऑर्बिट का जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होगा वही इनका नोडल प्लेन या एंगुलर नोड होगा। तो ये पी के मुतालिक जिक्र कर रहे हैं, ये यहाँ पर मौजूद भी है l = 0, ये इनका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है SPDF का। तो इनका एंगुलर नोड क्या होगा? तो इसके लिए एंगुलर नोड 0 यानी एंगुलर नोड या इनके अलावा नोडल प्लेन या प्लेनर नोड, नोडल प्लेन ये इक्वल है L का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। तो ये इस पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो जिस ऑर्बिटल का जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उसमें उतने ही एंगुलर नोड होंगे या प्लेनर नोड होंगे या नोडल प्लेन होंगे। यानी अगर उससे हम प्लेन पास कर दें तो उसमें इतने एरिया रीजन जो है मौजूद होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी। तो एंगुलर नोड, नोडल प्लेन ये L के बराबर होते हैं। जिस सब ऑर्बिट का L की जो वैल्यू होगी वही एंगुलर नोड या नोडल प्लेन की वैल्यू होगी। The dx² y² and dz² orbital differ from the other 3 d orbital and that their lobes। ये x² y² और dz² जो है ये इन तीनों से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर ये मौजूद है dxy और ये dyz और ये है dzx। ये दो जो है dx² y² और dz²,
ये इन दो से मुख्तलिफ है। तो किस लिहाज से मुख्तलिफ है? जब स्क्वायर मौजूद ना हो तो इस आर्बिटल्स का मतलब ये है कि ये एक्सिस के बीच में है। जैसे मैं अगर ये x और ये y, तो डी एक्स वाई कहाँ पर होगा? ये x और y के बीच में इसके आर्बिटल मौजूद होंगे। डी वाई जेड, अगर ये y है और ये z, तो ये इसके बीच में जो है ये दो लोब्स इस तरह मौजूद होंगे। जो डी जेड एक्स है, तो सपोज ये x और ये z है, तो आपका ये ए जेड और ये एक्सिस के बीच में ये मौजूद होंगे। लेकिन जिसके ऊपर ये स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये बिटवीन द एक्सिस होगा, बिटवीन द एक्सिस। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है, ये आपके पास ऑन द एक्सिस, यानी जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है डी एक्स वाई, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि आपके पास ये वाला ये ऑन द एक्सिस आप इस तरह बनाएंगे, ये ऑन द एक्सिस जो है मौजूद होंगे। इनका दूसरे जब बाहर से लिगेंड आएगा तो ये दोनों ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, ये ऑन द एक्सिस है, इनके बीच में लिगेंड के साथ जो है रिपल्जन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो जो आपने T2G EG पढ़ा होगा, ये आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है, ये जेड एक्सिस के ऊपर, ये एक्स और ये जेड, तो दोनों लोब जेड स्क्वायर और ये कॉलर लाइक शेप या टोरस शेप या नोडल प्लेन डोनट शेप, सॉरी नोडल प्लेन नहीं, डोनट शेप, ये रीजन यहाँ पर ये मौजूद होगा। तो ये दोनों किस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि लाइज ये डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है लाइज डायरेक्टली अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस के ऊपर मौजूद होंगे या एक्सिस के साथ यानी मौजूद होंगे। तो बाकी जो है एक्सिस के बीच में होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। द नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स जो है, द नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ए गिवन एनर्जी लेवल, अगर आपको ये एनर्जी लेवल L अगर 1 के बराबर है तो आप द नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स मालूम कर दें। ऑर्बिटल्स इसमें कितने होंगे, ऑर्बिटल कहाँ से मालूम करते हैं? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फार्मूला क्या है कि m इक्वल टू ये है -n और ये आपके पास 0, ये +l। तो जो वैल्यू आपको गिवन हो आप 0 से उसको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में जो है एक्सपेंड कर दें। ये 0, ये +1 और इस साइड पर -1, तो इससे 3 डिजिट्स ये आपको जो है प्लस माइनस ये इंटीजर आ रहे हैं 3। तो P में PX, PY, PZ ये 3 मौजूद हैं। जिस तरह D के लिए जो है 5 डिजिट्स आ रहे थे, हम +2 -2 तक उसको एक्सपेंड करते हैं, तो उसमें 5 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। तो जब भी ऑर्बिटल मालूम करने हो तो आपको m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका फार्मूला यूज़ करना है। जब सब ऑर्बिट मालूम करने हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर L मालूम करने के लिए 0 to n-1 उनको यूज़ करना है। और जब k l m तो फिर इनके नंबर को देखते हैं। ये लास्ट MCQs है। एक्सेप्ट फॉर डी जेड स्क्वायर ऑल डी ऑर्बिटल हैव द शेप ऑफ, सिर्फ डी जेड स्क्वायर हमने जिक्र किया था, ये सिंपल डम्बल शेप होगा और उसमें डोनट शेप जो है मौजूद होगा। ये स्फीयर, तो स्फीयर जो है एस वाले होते हैं। सिंपल डम्बल शेप, अगर सिर्फ सिंपल डम्बल शेप हो तो ये आपके पास पी वाले। डबल डम्बल शेप क्लोवर, तो ये बाकी जो है एक्सेप्ट फॉर डी जेड स्क्वायर। ये डबल डम्बल अभी हमने स्ट्रक्चर बनाए थे कि जितने भी डी जेड स्क्वायर ये पी का है और डी जेड स्क्वायर ख़ुद जो है उसमें कॉलर लाइक शेप जो है ये मौजूद है। और ये बाकी जितने भी है ये डबल डम्बल शेप या क्लोवर लीप, तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। स्ट्रेट लाइन कोई भी नहीं है उसमें। तो ये था ऑर्बिटल्स। और उसके मुतालिक इनके अलावा
जो आपके नेक्स्ट यूनिट 2 में स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के मुतालिक जो MCQs आएंगे या अबवा प्रिंसिपल, हर्ट्ज़ रूल, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उनके MCQ डिस्कस करेंगे कि किस तरह के MCQ उससे आ सकते हैं और उसकी क्या रीज़न है। थैंक यू।